जब हम भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात करते हैं तो हमें वायलेंस ही याद आता है। लेकिन क्या आपको पता है, जब भारत और पाकिस्तान को अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में बनाया जा रहा था तो इसमें बहुत सारी चीजें शामिल थीं जिनका बंटवारा होना था, जैसे सरकारी कर्मचारी, आर्मी, संपत्ति, सिविल डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड, वित्तीय समझौते, अदालतों के दायरे, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स और तो और लाइब्रेरी और उसकी किताबें भी। अजीब बात है कि भारतीय नेताओं को इस काम की भारी भरकम जिम्मेदारी का अंदाजा तब तक नहीं था जब तक उन्होंने इसे करीब से नहीं देखा। लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा है कि जब सबको इसका एहसास हुआ तो वो झटका इतना गहरा था कि अगर परिस्थितियां दुखद ना होती तो यह वाकया हास्यास्पद होता। आइए अब देखते हैं कि उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी डिपार्टमेंट्स के एसेट और लायबिलिटीज का बंटवारा करने के लिए क्या किया गया था। सबसे पहले एक पार्टीशन काउंसिल बनाई गई और उसके अंडर में सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स की एक डिपार्टमेंटल कमिटी बनाई गई। डिपार्टमेंटल कमिटी का काम था कि वो अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में पेन से लेकर फाइलों तक और टाइपराइटर से लेकर लोन सभी किस रेशियो में बांटे जाएंगे उसकी रिपोर्ट बनाकर मेन कमिटी को भेजेगी, जो उपयुक्त संशोधन के बाद इसे पार्टीशन काउंसिल को भेजेगी। वैसे बहुत से आइटम इस स्तर तक रिसोल्व हो गए थे और जो नहीं हुए उनको स्टीयरिंग कमिटी में रिजॉल्व किया गया। इसके भी बाद अगर किसी आइटम पर दोनों पक्ष ने क्लेम किया हो तो उसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रिजॉल्व किया गया। कुल मिलाकर पुरुषों और सामग्रियों को बांटते समय अराजकता और भ्रम के साथ साथ कुछ हास्यास्पद वाकये भी हुए, जैसे एक मामले में जिसमें सोने से मढ़ी हुई और घोड़े द्वारा खींची जाने वाली बग्घी थी जो भारत के वायसराय के द्वारा यूज किया जाता था। विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान ने उस शानदार बग्घी का दावा किया जिसके स्वामित्व का फैसला सिक्का उछाल कर किया जाना था। अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन यह सच है। भारत ने यह टॉस जीत लिया और तब से बग्घी भारत में ही है, जिसे अक्सर राष्ट्रपति बग्घी कहा जाता है। संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया में जानवरों को भी बांटा जाना था। एक दिलचस्प मामला जॉयमोनी नाम के एक हाथी का था जो औपनिवेशिक बंगाल के वन विभाग का था। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल को जॉयमोनी द्वारा खींचा जाने वाला वाहन मिला और पूर्वी बंगाल, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उसको जॉयमोनी। विभाजन के समय जयमोनी पश्चिम बंगाल के मंडला शहर में थी और उसे सीमा के दूसरी ओर ले जाना पड़ा। असली विवाद तब खड़ा हुआ जब जॉयमोनी के महावत ने भारत को चुना। जॉयमोनी के अंतिम भाग्य के बारे में आधिकारिक अभिलेखागार चुप है, लेकिन विवाद वास्तविक था और अस्तित्व में था। मित्रों, न केवल लोग, जानवर, वस्तुएं और संस्थाएं बांटी गईं, बल्कि इतिहास और धरोहर भी विभाजित हो गए। पाकिस्तान और भारत ने अवशेषों के साथ साथ बहुत प्रशंसित प्री हिस्टोरिक साइट सिंधु घाटी पर दावे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और प्रत्येक पक्ष इसे अपने नाम करना चाहता था, क्योंकि यह कोई सामान्य इतिहास नहीं था, यह एक गर्वित अतीत था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हडप्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित थे, जबकि भारत में धोलावीरा, राखी गढ़ी, कालीबंगा आदि जैसे कुछ अन्य समृद्ध स्थल थे। कुछ दिलचस्प अवशेषों और कलाकृतियों पर बहस और विवाद भी हुआ। यह प्रश्न कि क्या भारतीय था और क्या पाकिस्तानी था और कौन सा इतना अनूठा था कि विभाजन के लिए नहीं हो सकता, ये विवाद के बिंदु बन गए। कुछ वस्तुएं जैसे कि तक्षशिला से 2 सोने की हारें, मोहनजोदड़ो से एक कार्नेलियन और तांबे की कमरबंद और मोहनजोदाड़ो से जेड मोतियों और अर्धकीमती पत्थरों से बने एक हार को टुकड़ों में बांटा गया ताकि न्याय संगत हिस्सा मिल सके। इस प्रकार इन वस्तुओं की अखंडता को समान विभाजन के नाम पर तोड़ दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को व्यवस्थित तरीके से विभाजित करने के हर प्रयास के बावजूद समस्याएं कई गुना थीं। उदाहरण के लिए बंगाल में सरकारी नौकरियों में हिंदुओं की उपस्थिति ज्यादा थी और उनमें से ज्यादातर ने नई पश्चिम बंगाल सरकार में सेवा करने का विकल्प चुना। नतीजतन पश्चिम बंगाल सरकार के पास अचानक उन कर्मचारियों की बड़ी संख्या हो गई जो पहले अविभाजित प्रांत के पूर्वी हिस्से के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात थे और जिन्होंने अब पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन सेवा का विकल्प चुना था। पश्चिम बंगाल के पहले वित्त मंत्री नलिनी रंजन सरकार ने स्वीकार किया कि प्रांत के प्रशासनिक क्षेत्र के क्षेत्रफल में भारी कमी के कारण
वर्तमान समय में उपलब्ध रोजगार की गुंजाइश सीमित हो गई थी। वहीं दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान सरकार के लिए समस्या उलट थी। यह और भी अधिक भ्रमित करने वाला था जब कुछ लोग, जिन्होंने पहले विकल्प फॉर्म में अपनी पसंद को अंतिम के रूप में चिह्नित किया था, वो निर्णय बदलना चाहते थे। मोहम्मद याहिया ऐसे ही एक अनिर्णीत व्यक्ति थे। वो इंपीरियल रिकॉर्ड रूम में कार्यरत थे और शुरुआत में उन्होंने पाकिस्तान को चुना था, लेकिन उनकी पसंद अस्थायी थी और इसके तुरंत बाद उन्होंने भारत सरकार के लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि 1 महीने के भीतर ही उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है, क्योंकि उनके दामाद और उनकी इकलौती बेटी तब तक पाकिस्तान चले गए थे और दिल्ली में सांप्रदायिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। उन्होंने अधिकारियों को पत्र लिखकर एक बार फिर अपना विकल्प बदलने की अनुमति मांगी। पाकिस्तान सरकार को भी इसी तरह के कई अनुरोध प्राप्त हुए। जून 1949 के आसपास कई कनिष्ठ सहायकों और अर्दलियों ने पश्चिम बंगाल में सेवा के लिए फिर से चयन करने के अधिकार की मांग करते हुए ढाका में एक जुलूस निकाला। इस तरह के अनुरोध और विरोध उस उथल पुथल भरे समय के प्रतीक थे। वैसे ऐसी मांगों पर शायद ही कभी विचार किया गया, लेकिन इससे अराजकता और बढ़ गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस समय म्यूजियम से लेकर लाइब्रेरी तक के विभाजन की भी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों, DM सेन शिक्षा विभाग के भारतीय प्रतिनिधि थे और उनके विभागीय सहयोगी KM असदुल्लाह पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सेन और असदुल्लाह की कलकत्ता में स्थित म्यूजियम और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जैसे कुछ संस्थानों की कानूनी स्थिति के बारे में परस्पर विरोधी राय थी। सेन ने तर्क दिया कि म्यूजियम एक ऑटोनोमस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा शासित था और एशियाटिक सोसाइटी एक ऑटोनोमस सोसाइटी के अधीन थी, इसलिए उनमें से कोई भी सरकारी संपत्ति नहीं थी। इसलिए इन संस्थानों को विभाजन प्रक्रिया से बाहर रहना चाहिए। दूसरी ओर असदुल्लाह ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि म्यूजियम का वित्तीय रखरखाव ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था और एशियाटिक सोसाइटी ने स्वयं अपने पत्र में स्वीकार किया है कि पांडुलिपियां भारत सरकार की हैं। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी के लिए असदुल्लाह ने आर्ग्यू किया कि पाकिस्तान सरकार को वहां रखी अरबी और फारसी पांडुलिपियों पर संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। सेन असदुल्लाह विवाद तब और भी तीव्र हो गया जब वे इंपीरियल लाइब्रेरी के संग्रह पर भावुक होकर लड़े, जिसे आज भारत की राष्ट्रीय लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है। सेन ने तर्क दिया कि लाइब्रेरी को विभाजन के उद्देश्य से संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सेन ने तर्क दिया कि यदि संग्रह को इतिहासकारों और अनुसंधान विद्वानों के उपयोग के लिए बरकरार नहीं रखा जा सका तो पुस्तकालय का उद्देश्य खो जाएगा। चूंकि संग्रह भारत के बारे में था, इसलिए इसे भारत में ही रहना चाहिए, यही उनका तर्क था। वहीं असदुल्लाह का ये तर्क था कि पाकिस्तान को एक अच्छी तरह से सुसज्जित और आधुनिक पुस्तकालय की उतनी ही आवश्यकता है जितनी भारत को। अगर देखा जाए तो सेन के तर्क में कानूनी पहलू भी था। वैसे मेटकाफ हॉल, जिसमें आजादी तक इंपीरियल लाइब्रेरी थी, 2 सोसाइटी के द्वारा खरीदा गया था, जो थीं एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। बाद में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का पूरा संग्रह भी इंपीरियल लाइब्रेरी को सौंप दिया गया था। सेन ने यह भी बताया कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा सरकार के पक्ष में एक अनुबंध उस सोसाइटी से लिए गए पुस्तकालय के हिस्से के संबंध में अधिकार प्रदान करता है और इसलिए भारत सरकार को कलकत्ता से संग्रह स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा एक समझौते के अनुसार एक बोहर परिवार ने पुस्तकालय को प्राच्य पुस्तकों और पांडुलिपियों का एक संग्रह इस शर्त पर दान किया था कि यह संग्रह कभी भी कलकत्ता से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। असदुल्लाह ने तर्क दिया कि जब से ब्रिटिश द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तब से भारत सरकार अक्सर पुस्तकालय को नई राजधानी में स्थानांतरित करने के प्रश्न पर विचार कर रही थी। इसलिए कानूनी तौर पर भी संग्रह या उसके कुछ हिस्से को कलकत्ता से दूर स्थानांतरित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। असदुल्लाह ने बताया कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ समझौते के अनुसार
जब तक कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का कोई भी सदस्य जीवित था और कलकत्ता में था, तब तक लाइब्रेरी को कलकत्ता में बनाए रखना अनिवार्य था। हालांकि इसकी संभावना नहीं है कि इनमें से कोई भी सदस्य अब जीवित होंगे, इसीलिए पुस्तकालय को पूरी तरह या आंशिक रूप से कलकत्ता से स्थानांतरित करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अंततः असदुल्लाह की मांगें पूरी नहीं हुई और इंपीरियल लाइब्रेरी अपने पूरे संग्रह के साथ कलकत्ता में ही रह गई। एशियाटिक सोसाइटी और राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ भी ऐसा हुआ। इसी तरह इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, जिसे आजादी के बाद भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा गया, उसमें रखे गए ऐतिहासिक रिकॉर्ड विभाजन के दंश से बच गए। यह निर्णय लिया गया कि रिकॉर्ड दिल्ली में रहेंगे, लेकिन माइक्रोफिल्म प्रतियां पाकिस्तान सरकार को उनकी मांग पर प्रोवाइड की जा सकती हैं। हालांकि विभाजन ने सिंधु घाटी के प्रागैतिहासिक स्थलों पर भारतीय राष्ट्रवादी दावों को बाधित कर दिया, क्योंकि इस सभ्यता के सभी प्रमुख स्थल पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर आते थे। 1920 के दशक की शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खुदाई की गई थी। तब से भारत का अतीत सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जा रहा था। भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखक सिंधु घाटी सभ्यता को देश के इतिहास के मूल क्षण के रूप में देखते थे, इसलिए इसे जाने देने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए भारत ने पूरी ताकत से संघर्ष किया और लाहौर संग्रहालय की आधी प्रदर्शनियां प्राप्त करने में कामयाब रहा, जिसमें मोहनजोदारो और तक्षशिला के बौद्ध स्थल से कुछ कलाकृतियां शामिल थीं। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।